स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी, जिसमें आज हम लोग को पढ़ना है भूगोल का चैप्टर नंबर 7। ओके, मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको सीक्वेंस से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने हिस्ट्री भी पढ़ाया है, ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों साथ साथ चल रही हैं। 2-3 दिन हिस्ट्री की क्लासेस होती हैं, 2-3 दिन ज्योग्राफी की क्लासेस। क्लास 6 की जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्लास 7 की बुक इसमें प्रोग्रेस में है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार। ये भी चैप्टर मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी आपको शुरू से पढ़ना है तो ये भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार। ओके, तो ये चैप्टर नंबर हमारा 7 है, क्लास 7 चैप्टर 7। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं। छोटा सा यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, परिभाषा दी हुई है। क्या कह रहा है इसमें? क्या आप जानते हैं वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। ओके, तो वे स्थान जहाँ भवन मतलब घर, बस्तियाँ मतलब घरों का एक समूह कह सकते हैं, विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं। भाई बसाव स्थान कहाँ पर बसता है, मतलब गाँव में कहाँ पर बसती हैं। गांव या फिर आप कह सकते हैं झोपड़ियाँ जो हैं, बस्तियाँ हैं, वो कहाँ पर ज़्यादा बसती हैं? जहाँ पर अनुकूल जलवायु होगी, जल की उपलब्धता होगी, उपयुक्त भूमि होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, मतलब ये सारी चीज़ें जहाँ पर पाई जाएंगी वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे, वहीं पर घर बनाएंगे। तो ये छोटी सी चीज़ आप समझ सकते हैं। फिर अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। जो प्रारंभिक मानव था यानी पहले के इसमें प्राचीन काल में वो जो मानव था वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। उसी से भोजन प्राप्त करता था, उसी से वस्त्र, उसी से आवास, मतलब कुछ अपना दिमाग नहीं लगाता था, क्योंकि उस समय मनुष्य का दिमाग जो है उतना विकसित नहीं था। तो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया। मतलब धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू किया, दिमाग लगाया, घर बनाया, यातायात संचार के साधनों को डेवलपमेंट किया, विकास किया। ओके, मतलब धीरे धीरे उसने सोचना शुरू कर दिया। बस्तियाँ क्या हैं? वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। बस्तियाँ क्या हैं? वे स्थान हैं जहाँ पर लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जो पहले के मनुष्य थे वो कहाँ निवास करते थे? वृक्षों और गुफाओं में, जो प्राकृतिक निवास होता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। अब जब उन्होंने फसल उगाना शुरू कर दिया तो भाई फसलों के लिए टाइम लगता है। अगर आप फसल बोएंगे तो 2 से 3 या कभी कभी 4 मंथ लग जाते हैं, 4 महीने लग जाएंगे उसको उगने में। तो उसके लिए आपको एक जगह पर रहना होगा। रहने के लिए आपको स्थायी घर बनाना पड़ेगा। ओके, तो जब फसलों को इन्होंने उगाना शुरू किया प्रारंभिक मानव ने, तो उनके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। जितनी भी बस्तियाँ बसी हैं वो सब नदी घाटियों के समीप ही बसी हैं, क्योंकि वहाँ उनको जल मिल जाता था, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। नदियों के किनारे की भूमि होती है वो भी काफ़ी उपजाऊ होती है। वहाँ जल भी मिल जाता है पीने के लिए, तमाम तरह के क्रियाओं को करने के लिए, परिवहन के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है, नावें चलाई जाती हैं उसमें। तो मतलब कई प्रकार से फ़ायदेमंद होता था, इसीलिए वो नदियों के किनारे अपनी बस्तियाँ बनाते थे। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई। धीरे धीरे व्यापार होने लगा, वाणिज्य, विनिर्माण, और धीरे धीरे बस्तियाँ बड़ी होती चली गई। ओके, नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांगोर नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के बारे में पता है? मतलब कि उनका नाम याद है? तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया क्लास 6 की किताब में, हिस्ट्री की किताब में मैंने आपको बताया है। आप वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बताई, मेसोपोटामिया सभ्यता बताई, चीन की सभ्यता, बहुत कुछ मैंने बताया था, उसको देख लीजिए। तो उसको वीडियो को आप जाके देखिए। फिर बस्तियाँ स्थायी भी हो सकती हैं, अस्थायी। ओके, मतलब अस्थायी मतलब थोड़े समय के लिए बस्तियाँ बनाई जाएँ तो उसको अस्थायी बस्ती, स्थायी मतलब जो लंबे समय रहने के लिए बनाई जाए, तो वही कह रहा है।
जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्ती कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। ओके, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा घना जंगल होता है, गर्म स्थान है, ठंडा स्थान है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो पर्वतों के निवासी भी होते हैं, वो भी अस्थायी बस्तियाँ बनाते हैं। मतलब हमेशा के लिए नहीं कि वहीं पर रहना है, बस झोपड़ी नुमा बस्ती बना ली अपना। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास का मतलब मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं। गर्मी है तो कहीं अलग चले गए, ठंडी है तो कहीं अलग, मतलब ऋतु प्रवास करते रहते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज भी स्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। आजकल जितनी भी बस्तियां हैं, आप चाहे भारत में कोई गांव देख लीजिए, कोई शहर देख लीजिए, तो ये सब स्थायी, मतलब अब चूँकि मनुष्य काफ़ी विकास कर चुका है तो ठंडी गर्मी का प्रभाव वो झेल लेता है। तमाम तरह के साधन हैं जो उसका फ़र्क नहीं पड़ने देते हैं कि भाई ठंडी आ रही कि गर्मी आ रही है। लोग ठंडी में भी गर्मी का आनंद लेते हैं और गर्मी में ठंडी का आनंद लेते हैं, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव बस्ती यहाँ पर इसने दिखाई है आपको। फिर यहाँ पर है देखिए ऋतु प्रवास इसने बताया है, मैंने आपको बता दिया ना मौसम के अनुसार स्थान परिवर्तन कर लेना। तो देखिए लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। मौसमी आवागमन यानी मौसम के अनुसार आवागमन। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। अब भाई जो लोग पशु पालते हैं, पशुपालक हैं, तो कोई मौसम आया, मान लीजिए गर्मी का मौसम आया, उस समय घास वहाँ पर नहीं उग रही है, तो दूसरे स्थानों पर चले जाएंगे, क्योंकि उनको अपने गायों को चराना है, पशुओं को चराना है, उनको घास खिलाना है, तो दूसरे स्थान पर जाएंगे जहाँ पर घास उगी रहती है। इसलिए लोग स्थान बदलते रहते हैं। बहुत सारे कारण हैं स्थान बदलने के, मतलब अपनी भी आवश्यकताएँ हैं, जानवरों की भी आवश्यकताएँ हैं, तो इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ओके, अब यहाँ एक कहानी शुरू कर रही है, कहानी पढ़ें या फिर छोड़ दें। जब ये एनसीईआरटी पढ़ ही रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं। मैरी का जन्मदिन है। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। ओके, मैरी का जन्मदिन है, केक काटने के लिए अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। मैरी नाम की एक लड़की, उसका जन्मदिन था, वो अपनी एक दोस्त गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। गुरप्रीत थकी, खांसती, हांफती हुई पहुंच गई। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा यातायात जाम था, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगी थी सड़कों पर। मैरी की माँ मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मिस थॉमस थे, उन्होंने कहा कि चूंकि शहरों में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए जो साधन हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदे जा रहे हैं, तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है और जाम भी लग रहा है। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? जब इतना ज़्यादा प्रदूषण है, इतना ज़्यादा मतलब जाम लगता है, तो गांव से लोग शहर क्यों आते हैं? मैरी ने पूछा। तो उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा तथा चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मतलब भाई इलाज कराने के लिए आते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं शहरों में, अच्छे स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो इसीलिए आते हैं लोग। फिर है मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस थॉमस ने बताया, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है। देखिए वही चीज़, मतलब गांव में भी उतने अच्छे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज नहीं है, इसलिए लोग शहरों की तरफ भागते हैं और इस कारण वहाँ की जनसंख्या काफ़ी बढ़ती। बहुत लोग कमाने खाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए भी शहर जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। ये गाँव की बात कर रही है कि गाँव में खुली भूमि है, बिल्डिंगें वगैरह हैं नहीं, फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, गांव जो है वो दूर दूर विकसित हैं, बने हुए हैं, तो काफ़ी खुली भूमि है और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है।
जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। पढ़ लेते हैं इसको धीरे धीरे। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक तो ग्रामीण, एक शहरी बस्तियाँ। ओके, तो दो प्रकार के बस्तियाँ हैं, एक ग्रामीण और एक शहरी। ग्रामीण बस्ती गांव में होती है, ओके, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। तो गांव में लोग कौन कौन से काम करते हैं? कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं, मत्स्य मछली पालन, वानिकी मतलब वन लगाते हैं, दस्तकारी छोटी छोटी चीज़ों को बनाते हैं, दस्तकारी का मतलब ओके, जैसे डलिया और तरह तरह की बाँस की टोकरी वगैरह बनाते हैं, पशुपालन करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, यानी कि जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सघन हो या हो सकता है कि दूर दूर हो, प्रकीर्ण हो। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगलों एवं अति विषम जलवायु के क्षेत्रों में पाई जाती है। कह रहा कि भाई गाँव में जो बस्तियाँ हैं वो हो सकता है कि प्रकीर्ण हो और हो सकता है कि सघन बस्तियों। प्रकीर्ण का मतलब दूर दूर, जैसे पहाड़ों में या ठंडे प्रदेशों में, रेगिस्तानों में जो बस्तियां होती हैं काफ़ी दूर दूर होती हैं। फिर यहाँ देख लीजिए आप, पहले इसको चित्र को देख लीजिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। शहर बस्ती है, शहरों की बस्ती है। ओके, ये शहर नगरों में देखिए कितने घने बसे हैं, जगह नहीं है। और यहाँ देखिए गाँव की, तो एक घर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, काफ़ी दूर दूर। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ओके, मतलब पर्यावरण के अनुकूल ही घर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सूरज की रोशनी उल्टा आ रही है और घर उल्टा बना दिए। जबकि शहरों में सब नहीं देखा जाता क्योंकि शहरों में उतनी जगह होती नहीं। ये देखिए, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। ओके, क्या होता है, कैसे अनुकूल बनाते हैं? जिधर ज़्यादा वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में, वहाँ के लोग अपने घरों को ढाल युक्त बना देते हैं ताकि छतों पर पानी रुकने न पाए। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। ये देखिए, जहाँ पर मतलब बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जमाव हो जाता है, तो वहाँ पर ये देखिए, ये स्टिल्ट पद्धति है, इस तरह से घर बनाए जाते हैं ताकि पानी इनके घरों में ना घुसे। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं। जहाँ गर्म जलवायु है, राजस्थान वगैरह में, वहाँ मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है ताकि वो गर्मियों में उनको ठंडक महसूस करा सकें। अगर वो कंक्रीट की बना लेंगे, ईंट की बना लेंगे, सीमेंट की बना लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा तपते हैं, तपन होती है। ओके, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है उससे, जिसे आप कहते हैं धधकता है। तो इसलिए जो राजस्थानी लोग होते हैं, जो रेगिस्तान में अक्सर होते हैं, वो झोपड़ी नुमा अपना घर बनाते हैं, मिट्टी की दीवार बनाते हैं मोटी मोटी ताकि उनको ठंडक महसूस हो। फिर है नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। ओके, जो नगर होते हैं वो छोटी बस्तियों वाले होते हैं और जो शहर होते हैं वो बड़ी बस्तियों वाले होते हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। सेवा क्षेत्र में मतलब जैसे कोई बैंक में है, कोई कॉलेज में, कोई मतलब नौकरी कर रहा है किसी प्रकार का, हॉस्पिटल में, मतलब सेवा क्षेत्रों में लगे होते हैं। या फिर अपना व्यापार करते रहते हैं, कोई दुकान, होटल, कोई भी दुकान कह सकते हैं आप, बहुत सारे दुकान होते हैं। अपने राज्य के कुछ गाँवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए, ये लिखना है। फिर यहाँ देखें, आप बर्फ़ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है, वे क्या कहलाते हैं? तो क्या आप ये जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? इस घर को, इसको बोलते हैं इग्लू। ओके, इसको कौन बनाता है? एस्किमो प्रजाति के लोग। ठंडे प्रदेशों में अक्सर ये घर पाया जाता है, बर्फ़ का बना घर होता है, इसको इग्लू बोलते हैं। अब परिवहन की बात करते हैं हम लोग। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। जो लोग और सामान, सामान मतलब वस्तुएं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन का विकास किया गया है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे, अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज में परिवहन आसान हो गया, पहियों की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता चला गया।
लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। तो मतलब पहले कह रहा कि भाई पहले के दिनों में क्या होता था कि लोग पशुओं का उपयोग करते थे, बैलगाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती थी और बहुत से लोग तो पैदल ही दूरी तय कर लेते थे, मतलब कहीं जाना है तो पैदल ही चले जाते थे, या फिर नावें वगैरह होती हैं बहुत कम। लेकिन आज के दौर में क्या है कि तमाम तरह के साधन विकसित हो गए हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, हेलीकॉप्टर ले लीजिए, हवाई जहाज़, ट्रेन, बस, ट्रक, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे, कार वगैरह। तो आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन फिर भी गांव के जो क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा, जहां अभी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर अभी भी बैलगाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैलगाड़ी अभी भी आपको बहुत सारे गाँवों में मिल जाएगी। ये भी यातायात का एक साधन था। फिर यहाँ पर है, आओ कुछ करके सीखे। परिवहन के उन साधनों की एक सूची बनाइए जिनका उपयोग आपकी कक्षा के छात्र स्कूल आने जाने के लिए करते हैं। तो आज भाई स्कूल किससे आते जाते हैं छात्र, ये आप बताइए। बैलगाड़ी से तो आजकल आते ही नहीं है, मेरे ख्याल से बैलगाड़ी बहुत कम ही चलती है आजकल। तो मिनी बसेस हो गई, या फिर और भी बहुत सारे हैं, छोटे बड़े बस चलते हैं, उसी में अक्सर बच्चे आते हैं। अब रिक्शा वगैरह हो गया, उससे भी आते हैं, टेम्पो से भी आते हैं, बहुत सारे साधन हैं आज। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। ओके, हमारे देश में अगर बात करें तो भाई अगर जो आधुनिक परिवहन के साधन इनको छोड़ दें तो लोग किसका प्रयोग करते थे आने जाने के लिए? गधे का, खच्चर का, बैल का, ऊँट का। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है। जैसे हमारे यहाँ गधे, खच्चर, बैल का उपयोग होता है या ऊँट का उपयोग होता है, ऐसे दक्षिणी अमेरिका में एक पर्वत है एंडीज, तो वहाँ के जो निवासी हैं, एंडीज पर्वत के समीप के निवासी, वो लामा एक जानवर है उसका प्रयोग करते थे। जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ओके, तिब्बत में याक का उपयोग होता है, एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग होता है आने जाने में। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत में पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से, थलीय मतलब स्थलीय मार्ग से, ओके, यानी लैंड से। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। मतलब ये जो हेलीकॉप्टर हैं या फिर हवाई जहाज़ हैं, इन्होंने यात्रा को द्रुत बना दिया, बहुत तेज़ बना दिया। द्रुत का मतलब बहुत तेज़, मतलब बैठे नहीं कि आप लखनऊ से हैदराबाद पहुंच गए 1 ही घंटे में। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं। सोचिए, भारत से यूरोप अगर आपको जाना है तो 6 से 8 घंटे, जबकि पहले लगभग 3-3 महीने लग जाते थे। जब वास्को डी गामा भारत आया था तो आप सोच सकते हैं लगभग 3-4 महीने उसको लग गए थे। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। ओके, तो समय भी आपका बच जाता है, ऊर्जा भी बच जाता है। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं। भाई परिवहन के यानी आवागमन के कितने मुख्य साधन हैं? 4। एक तो सड़क मार्ग, यानी सड़कों के द्वारा हम आते जाते हैं। ओके, अब सड़कें कच्ची भी हो सकती हैं, पक्की भी हो सकती हैं। फिर है दूसरा रेल मार्ग, ट्रेनों के द्वारा आते जाते हैं। तीसरा है जल मार्ग, जिसमें नाव या मोटर बोट के द्वारा, बड़ी बड़ी जहाज़ें। और चौथा है वायु मार्ग। ओके, तो ये 4 साधन हैं परिवहन के। वायु मार्ग मतलब हेलीकॉप्टर ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आप जानते हैं भारत में 1 मिनट, भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए कि जो स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग है ये किन किन शहरों को जोड़ता है? तो उत्तर में दिल्ली, पश्चिम में मुंबई, पूरब में चेन्नई और दक्षिण में चेन्नई और पूरब में कोलकाता। ओके, उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई। इन चारों शहरों को जोड़ता है, यानी कि ऐसे जोड़ता है। इधर आप ले लीजिए चेन्नई, इधर दिल्ली, इधर मुंबई और इधर कोलकाता। तो इसको बोलते हैं स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग। अब ये ऐसे नहीं है, ये वास्तव में ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। आप देखेंगे तो इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, चतुर्भुज टाइप का। अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं सड़क मार्ग।
कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। मतलब आपको कम दूरी तय करनी है, 30-35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर आप मान लीजिए, तो आप सड़कों का उपयोग करते हैं। ओके, सड़कें पक्की या कच्ची हो सकती हैं। अब ये चित्र बनाया गया है, मतलब चित्र है, इसमें अभी दिखा रहा हूँ। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग। ओके, हिमालय पर्वत पर कौन सा मार्ग है, कौन सी सड़क है? मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। जहाँ पर मतलब ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर फ्लाईओवर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पक्की सड़क है, आप देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार। यह गाँवों की सड़क बेसिकली कच्ची सड़क है। तो ये सड़कों के बारे में बात हो गई। अब हम लोग रेल मार्ग के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर कुछ दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लहासा के बीच, लहासा तिब्बत की राजधानी है, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र, ये जाइनिंग मेरे ख्याल से चीन का एक शहर है और लहासा तिब्बत का एक शहर यानी राजधानी है। तो जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। अब हम लोग देखते हैं रेल मार्ग। एक फैक्ट दिया था, वो आप याद रखिए कि जाइनिंग से लहासा के बीच रेलगाड़ी चलती है जिसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर है, लेकिन अगर सबसे ऊंची ऊंचाई देखें तो 5072 मीटर तक हो जाती है। रेल मार्ग, 1 मिनट, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य हो जाता है। ओके, रेल मार्ग से भी काफ़ी आवागमन होता है, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और ये सस्ता पड़ता है और मतलब तेज़ी गति से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के विकास में तीव्र योगदान दिया, सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। पहले जो गाड़ियाँ चलती थी वो वाष्प इंजन होता था उसमें, लेकिन धीरे धीरे डीजल विद्युत की जो इंजन है उसमें लगने लगी और वो जो वाष्प के इंजन थे अब उनको हटा दिया गया है लगभग सारे ट्रेनों से। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। आप जानते हैं इस समय सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही हैं, तो इनसे और ज़्यादा मतलब परिवहन की गति तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया। देखिए, सबसे ज़्यादा तो रेल मार्गों का निर्माण या सड़कों का निर्माण मैदानी भागों में होता है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है सड़कें बनाने में, क्योंकि समतल भूमि होती है। लेकिन जहाँ पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऊबड़ खाबड़ या पठारी क्षेत्र होता है, वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है सड़कों को बनाने में, रेल मार्गों को बनाने में। लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई कि वहाँ भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। ओके, पर्वतों पर, पहाड़ों पर जो रेल मार्ग बनाए गए हैं काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांत विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा रेल मार्ग एशिया में भारत में ही है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार है रेल मार्गों का भारत में। तो सबसे बड़ा रेल मार्गों का जो जाल है वो एशिया में सबसे बड़ा भारत में ही पाया जाता है। फिर यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं? चलिए, अगर नहीं जानते हैं तो जान लेते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ओके, सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि रूस में है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टक तक जाता है। कहाँ से? पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर और महासागरीय तट यानी प्रशांत महासागरीय तट व्लादिवोस्टक तक जाता है। यहाँ से लेकर के, ये जो सेंट पीटर्सबर्ग है यहाँ से लेकर के, ये देखिए, ये प्रशांत महासागरीय तट है, व्लादिवोस्टक यहाँ तक फैला, मतलब काफ़ी लंबा रेल मार्ग है, बहुत ही लंबा।
दुनिया का सबसे लंबा, इसमें लंबाई दी नहीं है, मेरे ख्याल से 9,000 कुछ है, बट मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। 9,000 कुछ किलोमीटर के करीब है या फिर दूसरा है, शायद इतना ही है। फिर है जलमार्ग। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। भाई प्राचीन काल में ज़्यादातर आवाजाही के लिए जलमार्गों का ही प्रयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। अगर आपको बहुत भारी सामान लाना है, मान लीजिए आपको ट्रक लाना है, रोलर लाना है, गाड़ियाँ लानी है, भारी सामान लाने हैं, बसें लानी है विदेशों से, तो हेलीकॉप्टर पे तो ला नहीं पाएंगे, एरोप्लेन पर ला नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है, बड़े बड़े जलयान विकसित किए गए, जहाज़, उनसे लाया जाता है और ये सस्ता भी पड़ता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग, समुद्रीय मार्ग। ओके। नाव व नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए मतलब अंतर्देशीय का मतलब अपने देश के अंदर ही जलमार्ग का उपयोग किया जाए। ओके, तो किसके द्वारा किया जाता है, बेसिकली नावों के द्वारा, या छोटी छोटी मोटर बोट होते हैं, जहाज़ भी होते हैं। ओके, इनके द्वारा जलमार्ग का उपयोग किया जाता है, अंतर्देशीय जलमार्ग का। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये भारत में है। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी, मतलब यहाँ से भी व्यापार होता है। देश के अंदरूनी भागों में अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा व्यापार होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अंतर्देशीय जलमार्ग। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुँचाने के लिए करते हैं। अब जो महासागर हैं, जो समुद्र हैं, इन जलमार्गों का उपयोग एक दूसरे देश तक जाने के लिए करते हैं, एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए करते हैं। जैसे आपको भारत से इंग्लैंड माल भेजना है, या इंग्लैंड से भारत लाना है, ऑस्ट्रेलिया ले जाना है, तो एक दूसरे से दूसरे देश में काफ़ी दूरी होती है, इसलिए बड़े बड़े जहाज़ों से सामान लाया जाता है, लोगों को भी ले जाया जाता है। ओके, लेकिन अब लोग ज़्यादातर जहाज़ों से नहीं जाते हैं। वैसे अगर किसी को शौक़ है तो जाता है, नहीं तो मतलब ज़्यादातर प्लेन से ही लोग जाते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तन मतलब बंदरगाह। ओके, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई भारत में है। उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस। दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो। अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। यूरोप में लंदन। ये सब बंदरगाह हैं, प्रमुख बंदरगाह, जहाँ पर जैसे स्टेशन नहीं होता, बस स्टेशन या फिर आप रेलवे स्टेशन बोलते हैं, एयरपोर्ट बोलते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े जहाज़ों यानी पानी वाले जहाज़ों के रुकने का जो स्थान होता है उसी को बंदरगाह कहते हैं। यहीं पर जहाज़ आके रुकते हैं, माल वगैरह सब यहीं पर उतारते हैं अपना। तो कुछ प्रमुख बंदरगाहों के या पत्तनों के नाम उसने बताया है। फिर है यहाँ पर वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित या परिवहन सबसे तीव्र मार्ग है। ओके, मतलब सबसे तेजी गति से पहुँचा देता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा है। भाई जल्दी पहुंचाएगा तो श्योर है कि दाम भी ज़्यादा लगेगा। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से खूब प्रभावित होता है। कभी कभी आपने सुना होगा इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है अगर मौसम ख़राब है, कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं ध्रुव स्थानों तक पहुँच सकता है। पहाड़ों में भी, जैसे हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हैं, समुद्र के पार उड़ सकते हैं, मतलब ऐसा साधन है जिसके द्वारा दुर्गम एवं ध्रुव स्थानों तक आप पहुंच सकते हैं। ये देखिए, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन एवं जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। मतलब मान लीजिए पहाड़ों में कोई तबाही आ गई, भूस्खलन हो गया, वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी कष्ट झेल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही, तो वहाँ पर खाद्य पूर्ति कैसे किया जाता है, खाना कपड़ा कैसे पहुँचाया जाता है, हेलीकॉप्टरों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर हेलीकॉप्टर ही जा सकता है, बस ट्रक या फिर रेलगाड़ी जा नहीं सकती पहाड़ों पर, तो दुर्गम स्थानों पर भी पहुँचा देता है ये साधन, वायुमार्ग वाला जो साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन है। अब यहाँ पर कुछ एयरपोर्टों का नाम बता रहा है। एयरपोर्ट मतलब हवाई पत्तन, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये भारत के हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा। काहिरा कहाँ पर है, मिस्र में, मिस्र की राजधानी काहिरा, तो एक एयरपोर्ट भी है काहिरा में।
अब यहाँ पर कुछ आओ करके सीखें, अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के नाम लिखिए। ये सब क्या पूछ रहा है इसमें, ये सब आप खुद कर लीजिए भाई। संचार, ओके। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। भाई हमारे यहाँ कुछ हो गया, कोई खुशखबरी है, कोई दुखद घटना हुई, तो उसको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। तो किसका उपयोग करते हैं? संचार का, ओके। संचार दूसरों तक पहुंचाने यानी सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। चित्र 7.10 देख लेते हैं, यही है 7.10, ओके। तो संचार के कौन कौन से साधन है पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं पढ़ाता हूँ आपको। देखिए टीवी, रेडियो सब कुछ है यहाँ पर, टेलीफोन, लैपटॉप, अखबार, और ये डाकिया भी है, और ये शायद मेरे ख्याल से ड्रोन कैमरा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नाटक वगैरह यहाँ पर हो रहे हैं, यानी कि सिनेमा आप कह सकते हैं। मोबाइल वगैरह भी है शायद, ये देखिए यहाँ पर मोबाइल है, ओके। तो ये सारे संचार के साधन हैं, मतलब हम घरों में बैठे बैठे दूसरे देश की खबर ले लेते हैं रेडियो से या फिर मोबाइल पे या टीवी चैनलों पर। तो इसको अब पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हमें बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट की सहायता होती। तो सैटेलाइट भाई क्यों लगाया जाता है? आपने सुना होगा कि सैटेलाइट भारत ने अंतरिक्ष में स्थापित किया, 4 सैटेलाइट को स्थापित किया। तो ये हमें जानकारी देते हैं वनों के सर्वेक्षण के बारे में, भूमिगत जलों के बारे में, तेल की खोज के बारे में, खनिज संपदा, मौसम के बारे में, ओके। कोई आपदा आने वाली, बाढ़, भूकंप, सुनामी आने वाली, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है, यानी बिना तारों वाला टेलीफोन आ गया। पहले तो भाई तार होते थे, ज़मीनों में गाड़े जाते थे, दूर दूर तक पहुंचाए जाते थे, फिर टेलीफोन से बात होती थी। लेकिन अब बिना तार के ही काम हो जाता है। मोबाइल, स्मार्टफोन और भी आप आईफोन वगैरह आ गए हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचनाएं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अत्यधिक सुखमय भी बन गया है। अब ये तो आप समझ सकते हैं भाई, इंटरनेट से लोग पास भी आए हैं, दूर भी हुए हैं। अगर आप समझिए, मान लीजिए एक घर में पहले लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे, एक साथ कोई गाना, कोई गीत गाते थे, एक साथ रहते थे। लेकिन जब मोबाइल आ गया, स्मार्टफोन आ गया, तो सभी 5 परिवार हैं, पाँचों के पास मोबाइल है, सभी लोग अलग अलग देखते हैं, मतलब दूरियां हो गई हैं सभी में। और भाई दूसरे को जोड़ता भी है, जैसे आपके रिश्तेदारों को या फिर आपके फ्रेंड्स को आपसे जोड़ता है, संपर्क स्थापित करता है, तो इसलिए पास भी लाने का काम करता है। तो दोनों काम करता है, ये जो संचार का साधन है आपको पास भी लाता है, दूर भी ले जाता है दूसरे से। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़, सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, मतलब टिकट वगैरह बुक करा सकते हैं घर बैठे ही। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है प्रमुख समुद्र और हवाई पत्तन, मतलब एयरपोर्टों का नाम दिया है और रास्ते भी दिए गए हैं कि मतलब कौन से एयरपोर्ट को किस एयरपोर्ट से जोड़ा जाता है, और बंदरगाहों को भी बताया गया है। इसको आप देख लीजिएगा सीधा करके, ओके। बस इसके बाद कुछ है नहीं इसमें खास। परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं, तो ये मैंने आपको बताया, सब अभ्यास प्रश्न आप कर लीजिएगा, ओके। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।